प्लास्टिक सर्जरी में हमने सुना है कि एक रिकंस्ट्रक्टिव है, एक एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी है। आसान अल्फाज में समझाएंगे कि दोनों में वाज़ेह फ़र्क क्या ये है? आप प्लास्टिक सर्जरी का नाम लेते हैं ना, लोगों के ज़हन में डायरेक्ट ब्यूटी चली जाती है कि मतलब वाक़या कोई ऐसा मरीज़, कोई ऐसा केस जिसने आपको बतौर इंसान या बतौर सर्जन टोटली आपको लग रहा हो कि मुझे उसके बाद थोड़ा-सा आपने अपने बदलाव फ़ील हो रहा मरीज़ है? हैं, कोई इस तरह का मरीज़ हो कि हम कहें कि इसमें बचने की उम्मीद नहीं है, चांस नहीं है, वो बच जाता है, बड़ी खुशी होती है, यकीन करें बहुत खुशी इसमें होती सबसे है। मुश्किल फ़ैसला सर्जन के लिए होता है कि अब उस मरीज़ को मैंने ट्रीट करना है या घर भेजना है, तो ये फ़ैसले आप कैसे करते हैं? ऐसे मरीज़ कितने आते हैं आपके प्रैक्टिस में? देखिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप सुन रहे एस्थेटिक टॉक, जहां बात होगी उन हाथों की जो जिंदगी बचाते और उन दिलों की जो कभी तकने नहीं देते। आपके पसंदीदा पॉडकास्ट में जहां हम जिंदगी, सेहत और काम हकीकी कहानियों पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसे शोबे के बारे में बात करेंगे जिसको कुछ लोग फैशन, कुछ ज़रूरत और कुछ सिर्फ ख्वाब समझते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी। और आज हमने अपने मेहमान को बुलाया है जो एक नामवर प्लास्टिक सर्जन है, डॉक्टर इश्तियाक और रहमान और अगजई साहब, जो ना सिर्फ माहिर फ़न है बल्कि लोगों को ज़िंदगी के नए दरवाजे भी खोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे ये सोचा प्लास्टिक सर्जरी का, और कैसे आपने प्लास्टिक सर्जरी का फ़ैसला किया कि मैंने ये फ़ील्ड चूज़ करनी है? ये तो वैसे मेडिकल फील्ड जो है मुझे 8वीं 9वीं में मुझे शौक था मेडिकल में जाने का। और फिर बीच में जब मैंने एफएससी की है उसके बाद मेरा सीएसएस की तरफ ज़्यादा माइंड था। लेकिन फिर मैंने एक डॉक्टर को देखा, उनके काफ़ी पेशेंट्स थे, काफ़ी मरीज़ उनके वेट कर रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार असल खिदमत यही है। फिर मैंने डॉक्टरी मतलब चूज़ की है, मैंने सीएसएस का इरादा तर्क कर दिया। ज़बरदस्त। फिर ट्रेनिंग के दौरान सॉरी उसके बाद हाउस जॉब के बाद फिर मैंने इरादा किया कि मैं आई विल गो टू प्लास्टिक सर्जरी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, प्लास्टिक सर्जन बनने का एक सफ़र जो है ये कितना तवील होता है? देखिए, इसका ना जो तरीक़ाकार होता है, एक तो एमबीबीएस है, एमबीबीएस के बाद 1 साल का हाउस जॉब है, हाउस जॉब के बाद फिर एग्ज़ाम होता है जिसमें एमएस भी है, एफसीपीएस भी है। वो पार्ट 1 होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तकरीबन 4 साल या 5 साल, हमारा तो 5 साल का ट्रेनिंग था एफसीपीएस का। और ये 5 साल जो हैं, पहले 2 साल जो है जनरल सर्जरी और कुछ रोटेशंस होती हैं, हुँ। उसके बाद 3 साल आपकी प्योरली प्लास्टिक सर्जरी में होते हैं। मतलब ये है कि तकरीबन 12 साल एमबीबीएस का और फिर 1 साल 6 साल एमबीबीएस का, 6 साल एमबीबीएस का, फिर 1 साल हाउस जॉब और 5 साल ट्रेनिंग, तकरीबन 11-12 साल। एफएसी के बाद तकरीबन कोई 14-15 साल लगते हैं। एग्ज़ैक्टली ये बहुत तवील अरसा है। अच्छा सर, आप हमें ये बता दें कि जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी में हमने सुना है कि एक रिकंस्ट्रक्टिव है, एक एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो आप इसमें कैसे, आपने किस तरफ ज़्यादा, आपका रुझान किस तरफ है? और आप ज़्यादातर लोगों को कॉस्मेटिक्स या रिकंस्ट्रक्टिव का नहीं पता होता, तो कैसे आप लोगों को एक आसान अल्फाज में समझाएँगे कि दोनों में वाज़ेह फ़र्क क्या है? देखिए, ये प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, ये इस तरह का टर्म है ना कि जब भी आप प्लास्टिक सर्जरी का नाम लेते हैं ना, लोगों के ज़हन में डायरेक्ट ब्यूटी चली जाती है कि हुँ। मतलब ये ब्यूटी रिलेटेड सर्जन है या डॉक्टर है। और आई वुड से कि ये जो ब्यूटी रिलेटेड हमारा जो काम है, ये बहुत थोड़ा है। हुँ। मतलब है अच्छा खासा काम है, बॉडी सर से लेके पाँव तक जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये हम करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ रिकंस्ट्रक्शन है, बर्न है, पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, काफ़ी नर्व सर्जरीज़ हैं, ये सारे प्लास्टिक सर्जन्स डील करते होते हैं। लेकिन जो हमारा वो वाला एस्पेक्ट है, वो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इतना हाइलाइट नहीं होता। हुँ। और लोगों का ज़्यादातर जो वो है रुझान है या जो माइंड है या जो सोशल मीडिया है, इस तरफ ज़्यादा है कि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जाते हैं और लोग हमें प्लास्टिक सर्जन से ज़्यादा एज़ अ कॉस्मेटिक सर्जन जो। सर्जनों पे ये लोगों का अपना एक वो जी, है, जी, परसेप्शन है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, आपका अपना माशाल्लाह क्लिनिक है एस्थेटिक लाइन के नाम से, तो आप हमें, हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आप अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा जो सर्जरीज़ है, या डिफरेंटली प्राइवेट में ज़्यादातर लोग कॉस्मेटिक्स का करते हैं, तो कौन-सी सर्जरीज़ है कॉस्मेटिक की जो आपको, आपके पास क्लिनिक में लोग आते हैं आपसे कराने के लिए? बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, तकरीबन ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर मैं करता हूँ अपने क्लिनिक पे। और जो ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी के ज़्यादा आते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के हैं, ऑटोप्लास्टी है हुँ। और टमी टक लाइपोसक्शन है, ब्रेस्ट सर्जरीज़ हैं। ये और ये मेल वो है ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया, ये अच्छा। बहुत कॉमन है, राइनोप्लास्टीज़ हैं।
अच्छा सर, दौरान प्रैक्टिस आपको कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मरीज़, कोई ऐसा केस जिसने आपको बतौर इंसान या बतौर सर्जन टोटली आपको लग रहा हो कि मुझे उसके बाद थोड़ा-सा आपने आप में एक बदलाव फ़ील हो रहा है? कोई याद है इस तरह? जी, इस तरह तो ख़ैर होते रहते हैं, मरीज़ आते हैं और इस तरह है कि डॉक्टर की लाइफ़ जो है ना, वो मरीज़ हम डिफरेंट मरीज़ देखते हैं, मरीज़ देखें जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, वो एक लाइफ़ चेंजिंग प्रोसीजर होते हुँ, हैं। उससे मरीज़ की ना लाइफ़ क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत बहुत बेहतर हो जाती है। अगर इन केस एक मरीज़ एक बंदा जो है, वो फॉर एनी रीज़न सपोज़ किसी की नाक सही नहीं है या हुँ, कान सही नहीं है या मतलब एनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, वो जब हम करते हैं ना, पेशेंट का जो उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी बूस्ट हो जाता है। हुँ, तो उससे हमें बड़ी एक पॉज़िटिव हो जाती है। इसके अलावा जो रिकंस्ट्रक्शन है, उसमें भी हमें बड़ा खुशी मिलती है जब हम मरीज़ का मसला सॉल्व करते हैं या बर्न के मरीज़ हैं, कोई इस तरह का मरीज़ हो कि हम कहें कि इसमें बचने की उम्मीद नहीं है, चांस नहीं है, वो बच हुँ। जाता है। बड़ी खुशी होती है, यकीन करें बहुत खुशी होती है हमें। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ हो जो एक मरीज़ आया हो आपके पास और कोई बहुत ही गैर मुतवक्के या गैर हकीकी उन्होंने कोई डिमांड्स की हो और फिर उसमें सबसे मुश्किल फ़ैसला सर्जन के लिए होता है कि अब उस मरीज़ को मैंने ट्रीट करना है या घर भेजना है, तो ये फ़ैसले आप कैसे करते हैं? या ऐसे मरीज़ कितने आते हैं आपके प्रैक्टिस में? दिस इज़ वेरी कॉमन पार्टिकुलरली इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर। देखिए एक सोशल मीडिया जो है ना, ये ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है इस चीज़ से, लेकिन है ये हमें बहुत दफ़ा मिसगाइड भी करते हैं। हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, लोग फ़िल्टर या फ़ोटो एडिटिंग इस तरह वो करते होते हैं और लोगों की सम टाइम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हुँ, व्हिच इज़ रॉन्ग। और इस तरह के पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि देखें हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वी आर सर्जन्स, ठीक है ना? हमें पता होता है कि हम इतना इतना हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। देखें आप डॉक्टर हिजरत हैं, ठीक जी। है? मैं आपसे मतलब यू आर अ डॉक्टर हिजरत, मैं आपको कोई और पर्सनैलिटी नहीं बना सकता, एक और शेप शक्ल हुँ, वाइज़, ठीक है? आपको मैं कोई सपोज़ हाँ। मैं शाहरुख खान का या आमिर खान का या सलमान खान इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। ऐस मैं आपको वो नहीं बना सकता, ठीक है? लेकिन आपकी शक्ल को, आपकी बॉडी जो है फीचर्स हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा-सा ठीक एनहांस कर जी, सकते हैं, जी। ठीक है सर। अच्छा सर, आजकल जिस तरह ये सर्जिकल और नॉन सर्जिकल का भी एक बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो ये बोटॉक्स और फिलर वगैरह को ये ऐसे बताते हैं कि इससे मतलब हर कोई प्रोसीजर हो सकता है सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, लेकिन हम जो सर्जन्स हैं, तो आप किस तरह के मरीज़ को गाइड करते हैं कि नहीं सर्जिकल और नॉन सर्जिकल जो है इसमें फ़र्क है या आप किस चीज़ को ज़्यादा आप मतलब कैसे आप मुवाज़ना करेंगे? सर्जिकल और नॉन सर्जिकल का। देखिए ये चीज़ एक मैंने नोट की है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं ना, वो सर्जरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जो एज्ड पेशेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि नॉन सर्जिकल हो। अब ये 2 डिफरेंट अपोज़िट्स में 2 डिफरेंट और अपोज़िट चीज़ें हैं। हुँ। जो यंग है, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी की शायद इतनी ज़रूरत ना हो और जो एज्ड पेशेंट हैं, उनमें ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये है कि जहाँ पे सर्जरी की इंडिकेशन हो ना, वहाँ पे नॉन सर्जिकल सर्जिकल का कोई रोल है ही नहीं। और जहाँ पे नॉन सर्जिकल का रोल हो ना, वहाँ पे सर्जिकल का कोई ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकते। तो मैं हमेशा पेशेंट को ये सजेस्ट करता होता हूँ कि जहाँ पे इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग बनती है, वहाँ पे मैं पेशेंट को कहता हूँ कि सर्जरी करवा लें। हुँ। जहाँ पे इंडिकेशन नहीं बनती, मैं स्ट्रॉन्गली उसको वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, इवन मना कर देता हूँ कि ये सर्जरी आप ना करवाएँ। हुँ। मतलब इसके लिए भी तो डेफ़िनेटली आप जैसे कोई क्वालिफ़ाइड प्लास्टिक सर्जन होगा तो ये डिसाइड करेगा कि ये नॉन सर्जिकल का पेशेंट है या सर्जिकल का है। दोनों ज़्यादातर इंटरचेंजेबल नहीं है जो मुझे समझ आई और दोनों से मतलब दोनों हर मरीज़ के लिए दोनों है नहीं। हर चीज़ के लिए एक अलग मरीज़ के लिए अलग प्रोटोकॉल है। एग्ज़ैक्टली। चलिए ये अच्छा हो गया। अच्छा सर, अब जिस तरह आम लोग हैं वो समझते हैं कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि डॉक्टर की एक लाइफ जो होती है स्पेशली एक प्लास्टिक सर्जन की एक लाइफ होती है, तो वो दिन में उसका एक एक दिन कैसे गुज़रता है? मतलब सुबह से शाम तक जिस तरह आप आपसे हम पूछे कि आप सुबह से शाम तक एक रूटीन हमें बताएँ कि आप क्या-क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो देखिए, लोग हमारे बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते होंगे कि ये पैसे छापते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लोग इस चीज़ को देखते हैं लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो एफ़र्ट है, हुँ, उसको लोग नहीं देखते होते। हुँ, देखिए, हम सुबह उठते हैं और 4-5 घंटे मैक्सिमम नींद करके उसके बाद उठते हैं
और सुबह तो ख़ैर मेरी सरकारी एक नौकरी है, हुँ, जॉब है, वहाँ पे मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, वहाँ पे मेरे पास जले हुए मरीज़ होते हैं, वहाँ पे मैं मरीज़ ट्रीट करता हूँ, बाकी प्लास्टिक सर्जरी के केसेज़ भी मैं करता हूँ। हुँ। तो तकरीबन 2 ढाई बजे तक मैं उधर ही होता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो क्लिनिक है उधर जाता हूँ, वहाँ पे मैं सर्जरीज़ करता हूँ और तकरीबन रात को 10, 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं, डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी एक लंबी है। तो घर में हमारी भाभी बच्चे इतराज़ नहीं करते कि सुबह जाते, रात को आते? क्योंकि हमसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि आम लोग भी खुश नहीं होते और डॉक्टर घर और वाले भी खुश नहीं होते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये तो हम दोनों तरफ पिस बस रहे एग्ज़ैक्टली हैं। इस तरह है कि यकीन करें कि मैं पूरा-पूरा हफ़्ता ना अपने बच्चों से मेरी मुलाकात नहीं होती। हुँ, सैटरडे को या संडे को मुलाकात होती है क्योंकि सुबह जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं ऐसे ही है। और 8 बजे हम उठते हैं, वो स्कूल जा चुके होते हैं। रात को जब हम आ रहे होते हैं 10, 11, 12 बजे, वो सो रहे होते हैं। हाँ, तो पूरा-पूरा हफ़्ता सम टाइम मुलाकात नहीं हो पाती। बहुत कुर्बानियाँ देते जी। हैं। इसलिए हम बात करते हैं कि आप जिस तरह हम अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि हम बात करेंगे उन लोगों की, उन हाथों की, जो ज़िंदगी बचाते और उन दिलों की जो कभी तकने नहीं देते। अच्छा सर, तो आगे हम ये जानना चाहते हैं जिस तरह ये रैपिडली दुनिया इवॉल्व कर रही है, चीज़ें तब्दील हो रही है, नई-नई चीज़ें आ रही है, तो अगले 10 सालों में आपका अपना एक परसेप्शन क्या है कि जो एआई और रोबोट्स आजकल हर चीज़ में लोग दिखा रहे हैं कि इस चीज़ों को सारी चीज़ों को ये रिप्लेस करेगी, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी भी एआई या रोबोट्स रिप्लेस कर सकेगी या नहीं? देखिए, ये तो अभी एक प्रेडिक्शन ही आप कह सकते हैं इसको। डेफ़िनेटली एक रोल तो होगा इन चीज़ों का और इन पे अभी काम भी चल रहा है और हम खुद भी देख रहे हैं पिछले 5-10 साल में काफ़ी ड्रास्टिक एक चेंज आया है। हुँ, लोग ज़्यादातर जो हैं क्विक रिकवरी चाहते हैं, मिनिमल डाउन टाइम चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये जो टूल्स हैं, एआई है या रोबोट्स हैं, ये डेफ़िनेटली इनका एक रोल होगा और हो सकता है कि कोई रिवॉल्यूशन आ जाए प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में। इस तरह के देखें हर चीज़ में काफ़ी हुँ। हर चीज़ रिवॉल्यूशनाइज़ हो गई है पूरी दुनिया में। फेस ट्रांसप्लांट का सुन फिर के पूरा फेस एग्ज़ैक्टली चेंज हो हाँ, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट में क्लोनिंग की बात चल रही है, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, आपके प्रैक्टिस में तो बहुत सारी चीज़ें आती होगी, कोई ऐसा मरीज़, कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी दरख्वास्त आपके पास जो लेके आया हो, जिस पे आपको खुद हँसी आई हो कि ये किस तरह, मतलब कोई चीज़ डिमांड है, जिस तरह कोई सादगी में पूछता हो, तो इस तरह कोई अगर चीज़ याद हो तो हमारे साथ शेयर करें? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर जो है हमने देखे होते हैं मरीज़ जो है अपनी तस्वीर भेज देते हैं और साथ में फिर कोई हॉलीवुड की या बॉलीवुड की या हमारे पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी तस्वीर भी साथ शेयर कर देते हैं कि मुझे इस तरह का चेहरा चाहिए या मुझे इस तरह की नाक चाहिए। तो मैं फिर बड़ा हँसता हूँ कि अगर इस तरह हम बना सकते होते तो खुद को तुम पहले खुद को बनाते हैं, ऐसी है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ भी इस तरह हुआ है कि अक्सर लोगों को हम कहते थे कि ये प्लास्टिक सर्जरी एक जो है इस पे इतना खर्चा आएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम प्लास्टिक खुद अपने साथ लेके आए, कि ये भी मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ, तो और ये होता है, लेकिन चलो। अच्छा सर, ये एक चीज़ है जो बड़े-बड़े लोग हैं उसके बारे में, जो सेलिब्रिटीज़ है, पॉलिटिशियंस है, जो भी बड़े ओहदों पे हैं, तो उनके बारे में अक्सर लोगों की ये राय होती है कि ये जो प्यारे या खूबसूरत है या बूढ़े नहीं हो रहे, तो ये ज़्यादातर ये सर्जरीज़ करवाते हैं। तो अब ये इतनी सर्जरीज़ वाक़ई कराते जितना लोग समझते हैं, या सिर्फ़ वो कैमरे के आन से उनको देखते हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये जवान है या बूढ़े नहीं हो रहे, या जीन्स का कोई रोल है या नहीं, बस वाक़ई ये सारे सर्जरी करा के ही जवान रहते हैं? सर देखिए इसमें ना 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपने डाइट का अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। दूसरा ये है कि इनकी मैंने देखे हैं कुछ-कुछ सेलिब्रिटीज़ वो मैं बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जन तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत मैंने देखे हैं, उनके आप रियल फेस जब देखेंगे ना, आप कहेंगे कि मैं तो हज़ार दर्जे से बेहतर हूँ। हुँ। मल मतलब मेकअप शेकअप और ज़्यादातर वो कैमरे का कैमरे का और लाइट एग्ज़ैक्टली इफ़ेक्ट, ये चीज़। जी हाँ, इनका एक ठीक बहुत सर, बड़ा रोल होता है। ज़बरदस्त सर। जी। अच्छा सर, अब अगर कोई एक शख़्स है जो पहली बार कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहता है और आपसे मशवरा माँगता है, तो आप उनको, हमारी नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे कि क्या किया जाए? देखिए मरीज़ की अपनी मर्ज़ी होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी मरीज़ हो प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या जो भी सर्जरी हो, जो भी ट्रीटमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लास्टिक सर्जरी का ही पेशेंट हो।
जिस भी किस जिस किस्म का भी मरीज़ हो, उसको चाहिए कि अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बता दे और डॉक्टर से मशवरा लें। ये अच्छा है कि 2-3 डॉक्टर से बंदा मशवरे ले ले और अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। उस डॉक्टर के बारे में जिससे वो ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है ना? अगर कोई प्लास्टिक सर्जन से वो कंसल्ट कराना चाहता है, तो उसके रिज़ल्ट्स वगैरह देख ले, उसका प्रोफ़ाइल चेक कर ले, उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक कर लें। क्योंकि बात ये है कि हमारी सोसाइटी में ना, यहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस होता नहीं है। क्वैकरी बहुत कॉमन है यहाँ पे। हमने देखे हैं इसी पाकिस्तान में, इस इस्लामाबाद में कि कोई नॉन प्लास्टिक सर्जन होगा, वो प्लास्टिक सर्जरी प्रैक्टिस करता होगा। इवन क्वैक हमने देखे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स करते होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इस हवाले से मरीज़ों को थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए कि डॉक्टर के बारे में प्रॉपर होमवर्क ज़रूरी है। तो ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जिस तरह हमारे लोग हैं थोड़े से इतने ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग क्वेक तो क्वेक है जो नॉन डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो फेक सर्जरीज़ के रिज़ल्ट अपलोड करते हैं। उसके बारे में मतलब मरीज़ कहाँ जाएगा? देखिए वो जो फेक होती है ना, किसी दूसरे डॉक्टर की तस्वीरें चुरा के अपलोड करना, ये दिस इज़ एथिकली रॉन्ग, ये गलत एक हाँ, प्रैक्टिस है। लेकिन इसका कोई हल नहीं है तो हाँ, बस देखें चेक एंड बैलेंस तो दिस इज़ नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी, उसके लिए अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। हाँ, उनको चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें और इस तरह के लोगों की हौसला शिकनी और इस तरह के लोगों को वो करना चाहिए। मरीज़ अपना वर्कअप करे, बाकी हम दुआएँ देंगे कि अल्लाह करे बचे रहे। अच्छा सर, अब जिस तरह आपने बहुत सारी सर्जरीज़ माशाल्लाह आप करते हैं, मैं तो पर्सनली भी आपको जानता हूँ और आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, बहुत अच्छी सर्जरीज़ भी करते हैं और मुझे भी कभी कब जब भी कोई सर्जरीज़ में मसला आता है तो सबसे पहले जो फ़ोन आप फ्रेंड जो होता है, काला फ्रेंड होता है, वो आप ही होते हैं मेरे। तो जिस तरह आपने सर्जरीज़ के नाम लिए कि आप कॉस्मेटिक जितनी सर्जरी है, ब्लेफ़ारोप्लास्टी है मतलब आईलिड या फेस लिफ्ट या नोज़ सर्जरी या कानों की सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, ये बीबीएल जो है, टमी टक है, लाइपोसक्शन मतलब जितने आप नाम ले उतनी सर्जरीज़ माशाल्लाह आप कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं। और इस तरह और भी आप जैसे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सर्जन हमारे मुल्क में मौजूद है जो कर रहे हैं और पर्सनली हम उनको जानते हैं कि बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बाहर जाते सर्जरीज़ कराने के लिए, बैरून मुल्क का एक रुझान बहुत ज़्यादा है। और ये असल वजह आपके ख़्याल में क्या हो सकती है कि क्यों ऐसे होता है? अपने मुल्क में क्यों नहीं कराते? जिस पे खर्चा भी कंपैरेटिवली कम आता है, कोई मसला हो तो सर्जन भी करीब होता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बाहर जाने में ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक इस सवाल का जवाब मैं आखिर में दूँगा। जी, जी। जो आपने पहले बात की है, देखें हमने बहुत सारे केस अल्हम्दुलिल्लाह साथ किए हैं, अच्छे किए हैं, पेशेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैटिस्फाइड होते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके माशाल्लाह राइनोप्लास्टी के तो मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ। नहीं, नहीं, बहुत आपके शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, थैंक बाकी सर्जरी की भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है, शुक्रिया सर। सर्जरीज़ करते हैं, आपके पेशेंट माशाल्लाह बड़े सैटिस्फाइड होते हैं। मेरे पास जब भी कोई मुलाकात होती है किसी पेशेंट से, तो आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ डॉक्टर। थैंक यू सर। और ये मैं आपको सामने नहीं कह रहा, ये मैं ऑफ मतलब वैसे मैं कहता हूँ। मैं भी सुनता हूँ आपसे। नहीं, नहीं, दिस इज़ ट्रुथ, दिस इज़ फैक्ट एक्चुअली। थैंक यू सर, शुक्रिया। दूसरी जो आपने बात की है कि हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, देखिए जो लोग बाहर जाते हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है ना? दे दे कैन अफोर्ड, तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उर्दू में एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसी है। ये देखिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन लिमिटेड रिसोर्सेज़, हुँ। ठीक है? हम जितना काम कर रहे हैं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बाहर की दुनिया में इस तरह हमारी तरह कोई काम कर सकता हो। दूसरा ये है कि देखिए हमारे पास बाहर से ही पेशेंट आते हैं, मतलब जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारे पास पेशेंट आके स्पेशली टिकट लेके, वीज़ा लेके आ जाते हैं, यहाँ से सर्जरी करवा के चले जाते हैं, 2, 4, 5 दिन के लिए, हफ़्ते के आके सर्जरी करा के चले जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से जाके मतलब बाहर जाते हैं, पैसे लगाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 10-15 गुना ज़्यादा पैसे लगा के वहाँ से सर्जरी ऐसी है। करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें बहुत अच्छे-अच्छे सर्जन्स हैं और आपको डोर स्टेप पे मिल जाएँगे और ईज़िली अवेलेबल हैं। देखिए मुझे रात 3-3 बजे भी लोग मैसेजेस कॉल करते हैं, हम उठा लेते हैं। ऐसी है। अगर आप बाहर कोई सर्जरी करवाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो फिर आप क्या हर हफ़्ते आपको बुलाएँगे वो, हर हफ़्ते आप जा सकते हैं? हुँ। नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ जो है मैं पर्सनली इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ कि अपने डॉक्टर्स की कदर करनी चाहिए। यहाँ पे माशाल्लाह टैलेंट बहुत है और बस ट्रस्ट आप लोगों को करनी चाहिए। मेडिकल टूरिज़्म की ज़्यादा कमी है। एग्ज़ैक्टली, मेडिकल टूरिज़्म जो है
वो बस हमारे मुल्क के हालात ही कुछ इस तरह के हैं कि लोग डरते होते हैं, हालाँकि इतना कोई इश्यू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, हाँ, स्पेशली कैपिटल में, लेकिन लोग पता नहीं डरते हैं शायद। ऐसे के। चले सर, सवालात तो बहुत होते हैं लेकिन क्योंकि वक्त की कमी भी होती है लोगों के पास देखने के लिए भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने कीमती मालूमात दिए, और हमें यकीन है कि इस गुफ्तगू से हमारे सामीन को बहुत फ़ायदा होगा और उनको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कॉस्मेटिक जो या प्लास्टिक सर्जरी ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, ये खुद एतमादी को बहाल करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और आपको भी। आमीन, आमीन, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक हाँ, यू सो वेरी मच। थैंक यू। और सामीन अगर आपको हमारी किस्त पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिव्यू ज़रूर दें, और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। हम किसी और सर्जन के साथ आएँगे और आपको बताएँगे कि पर्दे के पीछे क्या कहानी है। शुक्रिया।